बच्चों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अबाउट रिवोल्यूशन अकाउंट। देखिए बच्चों, ये रिवोल्यूशन अकाउंट कब बनाना पड़ता है? तो आपने पार्टनरशिप में चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, ये मैं टी एस ग्रेवाल के चैप्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये है एडिशन 2021 में। चैप्टर 4 है प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। चैप्टर 5 है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर 6 है आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड चैप्टर 7 है आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो इन चारों टॉपिक्स को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। देखिए, जब भी पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं या किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है या कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जाता है यानी रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो इन दैट केस ये जो प्रोसेस होता है इसको रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म कहा जाता है। तो जब फर्म रिकंस्टिट्यूट हो रही होती है, इसका मतलब होता है कि पार्टनर्स के बीच का पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाता है। मगर इससे फर्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फर्म अपना जो है कंटिन्यू रहती है। सिर्फ पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हुआ है, तो एक तरह हम इसे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म कहते हैं या डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप कहते हैं, बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं कहते। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर रिवोल्यूशन की बात जो करी उसका संबंध क्योंकि इन चारों चैप्टर से है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये चारों टॉपिक्स जो हैं आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म, उसी का फर्दर पार्ट्स हैं ये। तो जब भी फर्म रिकंस्टिट्यूट होती है तो पार्टनर्स क्या करते हैं, अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यूट करते हैं या रीअसेस करते हैं। तो जब पार्टनर्स अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यूड एंड रीअसेस करते हैं, तो ऐसा करने से एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में जो भी चेंजेस आते हैं, क्योंकि उनकी प्रेजेंट वैल्यूज़ जो हैं उनकी पास वैल्यूज़ से, क्योंकि बैलेंस शीट में तो पास वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं, बट पार्टनर्स चाहते हैं कि उनकी प्रेजेंट वैल्यूज़ को जो है इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ऐसा करने से जो भी उनमें चेंजेस आते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ में, उन चेंजेस को रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है बच्चों, जो भी चेंजेस आएंगे इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, दीज चेंजेस आर रिकॉर्डेड इन द रिवोल्यूशन अकाउंट। ये जो रिवोल्यूशन अकाउंट होता है इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ के सारे चेंजेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। किस तरह से रिकॉर्ड किए जाते हैं वो मैं बता देता हूँ बच्चों आप लोगों को। देखिए, एसेट्स अगर जो हैं ऑन देयर रीवैल्यूएशन, अगर उनकी नई वैल्यू पुरानी वैल्यू से ज़्यादा निकल कर आती है तो इसका मतलब एसेट्स आपकी इंक्रीज़ हो रही हैं। और एसेट का इंक्रीज़ होना एज़ पर रूल अकाउंटिंग रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट किया जाता है। जितना वो इंक्रीज़ हो रहे हैं उतने अमाउंट से एसेट डेबिट हो जाएंगी और इसको रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इसकी अगर मैं एंट्री बनाऊँ तो एंट्री बनेगी बच्चों, एसेट अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट बढ़ी है उसका नाम, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर बच्चों, जितना वो बढ़ी है। तो एसेट का बढ़ना डेबिट होता है, अब अकाउंटिंग रूल्स में आप जानते ही हैं, और एसेट का बढ़ना एक फ़ायदे की बात है। और इस ये जो रिवोल्यूशन अकाउंट होता है ये फ़ायदों से क्रेडिट हुआ करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एंट्री बन गई एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। वहीं अगर एसेट की नई वैल्यू यानी आज की वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू उसकी पुरानी वैल्यू से कम हो गई है, तो इसका मतलब एसेट में डिक्रीज़ हुआ है। और एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है तो एसेट जो है डिक्रीज़ होने से क्रेडिट होती है, आप जानते ही हैं। और एसेट जब क्रेडिट हो रही है, ठीक है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा और एंट्री बन जाएगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट का डिक्रीज़ होना एक नुकसान है और नुकसान से रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होता है, दैट्स वाई रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। और एसेट जब डिक्रीज़ होती है तो आप लोग जानते ही हैं बच्चों कि एसेट अकाउंट क्रेडिट की जाती है। क्लियर बच्चों, ये तो क्या एसेट्स के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के बारे में। अब बात करते हैं लायबिलिटीज़ के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की। तो अगर रीअसेसमेंट के बाद लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही होती है, इसका मतलब होता है कि एज़ पर रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इंक्रीज़ इन लायबिलिटी को क्रेडिट किया जाएगा, तो लायबिलिटी अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ये बात फर्म के लिए नुकसान की है,
क्योंकि लायबिलिटी का बढ़ना फर्म के लिए नुकसान होता है, इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ लॉस फॉर द बिजनेस और फॉर द फर्म, और रिवोल्यूशन अकाउंट लॉसेज से डेबिट हुआ करता है। दैट्स वाई इंक्रीज इन लायबिलिटी की एंट्री बनेगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। क्लियर बच्चों? उसी तरह से अगर रीअसेसमेंट के बाद ही पता चलता है कि लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो जब लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही होती है तो लायबिलिटी जो है वो डेबिट हो जाती है एज़ पर रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और लायबिलिटी का कम होना तो फ़ायदे की बात होती है, इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाता है और एंट्री बनती है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से ये रिवोल्यूशन अकाउंट की एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं। उसके अलावा वो कहते हैं अनरिकॉर्ड एसेट के बारे में पता चला या अनरिकॉर्ड लायबिलिटी के बारे में पता चला जिनको अब रिकॉर्ड करना है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जब लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड थी तो उसे अब रिकॉर्ड कर रहे हैं, और लायबिलिटी का रिकॉर्ड करने का मतलब इंक्रीज इन लायबिलिटी ही होता है, तो लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, रिवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही जब आप किसी अनरिकॉर्ड एसेट को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो एसेट का बढ़ना डेबिट होता है, आप जानते ही हैं। तो अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब इंक्रीज इन एसेट ही होता है, इसलिए एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो जब आप सारे रिवोल्यूशन वाले पॉइंट्स रिकॉर्ड कर लेंगे रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, तो फिर आप कंपेयर करेंगे कि आपका रिवोल्यूशन का क्रेडिट ज़्यादा हुआ या डेबिट ज़्यादा हुआ। अगर रिवोल्यूशन का क्रेडिट ज़्यादा हुआ, इसका मतलब हमें फ़ायदे ज़्यादा हुए और नुकसान कम हुए। तो जो डिफरेंस है उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट कहेंगे या डिविजिबल गेन कहेंगे, जो पार्टनर में बांट दिया जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। और जब ये डिविजिबल गेन पार्टनर में बांटा जाएगा तो रिवोल्यूशन खुद तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि उसका बैलेंस क्रेडिट निकल कर आया था, एंड नाउ वी हैव टू क्लोज इट, दैट्स वाई रिवोल्यूशन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल या उनके करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। ये एंट्री तो हो गई बच्चों रिवोल्यूशन का गेन अगर होता है तो उसको बांटने की। लेकिन अगर रिवोल्यूशन का सारे फ़ायदे नुकसान रिकॉर्ड करने के बाद डेबिट ज़्यादा निकल कर आता है और क्रेडिट कम, तो इट्स ए लॉस फॉर द बिजनेस। ठीक है बच्चों? जो डिफरेंस है मतलब डेबिट और क्रेडिट के बीच का, वो लॉस फॉर द बिजनेस हो जाएगा, और लॉस को जब पार्टनर से बांटा जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट तो डेबिट हो जाएंगे, मगर रिवोल्यूशन अकाउंट खुद क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उसका बैलेंस डेबिट निकल कर आया था, और इसको ओ भी ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाएगा जो भी गेन या लॉस होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। तो इस तरह से रिवोल्यूशन से जुड़ी हुई एंट्रीज बना दी जाती हैं, और याद रखिएगा रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में जो भी चेंजेस हुए हैं उनकी ओल्ड वैल्यूज़ को नहीं लिखना, उनकी न्यू वैल्यूज़ को नहीं लिखना। चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को ही रिकॉर्ड किया जाता है इन द रिवोल्यूशन अकाउंट। क्लियर बच्चों? तो जो बातें फ़ायदे की हैं उनसे रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। फ़ायदे की बात कौन सी होती है? एसेट का बढ़ना, अनरिकॉर्डेड एसेट का मिलना और लायबिलिटी का कम होना। अब जो बातें नुकसान की होती हैं उससे रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाता है। वो कौन कौन सी बातें होती हैं? एसेट का कम हो जाना, लायबिलिटी का बढ़ जाना, या किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के बारे में पता चलना, तो इनसे रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाता है। फिर देखा जाता है कि रिवोल्यूशन का क्रेडिट ज़्यादा है या डेबिट ज़्यादा है। अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो डिफरेंस डिविजिबल प्रॉफिट है, उसको पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। और अगर ये पता चलता है कि रिवोल्यूशन का डेबिट ज़्यादा है यानी नुकसान ज़्यादा है और क्रेडिट कम यानी फ़ायदे कम हैं, तो उनका डिफरेंस डिविजिबल लॉस हो जाता है, जिसको भी पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। याद रखिएगा रिवोल्यूशन का गेन या लॉस जो भी है वो ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाता है, बिकॉज ये जो चेंजेस हैं वो पास से लेके प्रेजेंट तक के देखे गए हैं, यानी इसका संबंध जो है वो रिकन्स्ट्रक्शन से पहले का है। एंड रिकन्स्ट्रक्शन से पहले के जो चेंजेस होते हैं वो कायदे से उनका इफेक्ट पुराने रेशियो में ही बांटना चाहिए, क्योंकि ये पुराने से लेके प्रेजेंट तक का इफेक्ट है, इसका फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। दैट्स वाई इसको नए रेशियो में नहीं बांटा जाता, ना ही गेनिंग या सेक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्लियर बच्चों? तो ये तो मैंने बताई बात एंट्रीज़ की, और अगर आप समझदार बच्चे हैं तो आप जानते ही हैं एंट्रीज से अकाउंट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। लेकिन मैं फिर भी आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने का एक सीधा सीधा तरीका बता देता हूँ, बड़ा आसान सा तरीका है बच्चों। वो ये है बच्चों कि जो फ़ायदे वाली बातें हैं वो सारी रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लीजिए, जो नुकसान वाली बातें हैं वो रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लीजिए। फ़ायदे वाली बातें जैसे एसेट का बढ़ना, लायबिलिटी का घटना, अनरिकॉर्डेड एसेट का मिलना,
नुकसान वाली बातें, लायबिलिटी का बढ़ना, एसेट का घटना और अनरिकॉर्ड लायबिलिटी का मिलना, उनको डेबिट साइड में लिख लीजिए। नुकसान वाली बातों को, फ़ायदे वाली बातों को क्रेडिट साइड में लिख लीजिए। फिर चेक कर लीजिए कि क्रेडिट साइड या फ़ायदे वाली साइड ज़्यादा है या फिर डेबिट साइड या नुकसान वाली साइड ज़्यादा है। अगर फ़ायदे वाली साइड ज़्यादा है तो डेबिट साइड में डिविजिबल प्रॉफिट बांट दीजिए ओल्ड रेशियो में। अगर नुकसान वाली साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड में नुकसान को बांट दीजिए डिविजिबल लॉस को ओल्ड रेशियो में। आई होप आपको बच्चों ये रिवोल्यूशन अकाउंट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं इसी तरह से बच्चों आप लोगों को हर एक टॉपिक से जुड़े हुए जो है मेन हर चैप्टर से जुड़े हुए मेन टॉपिक्स या कंसेप्ट को इसी तरह से एक्सप्लेन करता रहूँगा बच्चों। मेरा ये मानना है कि अकाउंट बेशक एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, लेकिन उसका अगर आप थियोरेटिकल ढंग से समझ लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल करने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं आएगी एंड आप उनको अच्छी तरह से उन पर कमांड हासिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने इसी तरह से पास में भी अपने काफ़ी सारे कंसेप्ट से जुड़े हुए वीडियोस डाले हुए हैं रिलेटेड टू क्लास 11th एंड 12th अकाउंटेंसी। आप मेरे चैनल में विज़िट करके मेरे उन वेरियस वीडियोस को, मेरी वेरियस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के सॉल्यूशन भी डाले हुए हैं ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल। थैंक यू बच्चों।